हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो है मोनोहैलो यौगिक पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने देखा था कि मोनोहैलो यौगिकों में आप ये जो हैलोजन परमाणु जो जुड़ा हुआ था, एक बार जुड़ा हुआ था sp3 संकरित कार्बन से और एक बार जुड़ा हुआ था sp2 संकरित कार्बन से। तो उनकी स्थितियों के आधार पर उनके अलग अलग नाम रखे थे अपन ने। जैसे कि मैंने कहा था एलिलिक हैलाइड, वाइनलिक हैलाइड, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, बेंजलिक हैलाइड। तो वो चीज़ें आपने पढ़ ली होगी, कल समझ में भी आ गया होगा। और उसको थोड़ा सा और एक बार मैं बता देता हूँ हल्का सा कि कैसा उसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि मैं आपको ये कहूँ कि एलिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या एलिलिक और वाइनिलिक? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्या बताओगे? एलिलिक हैलाइड क्या होता है? जैसा कि कल मैंने बताया था, एलिलिक हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ होता है? sp3 संकरित कार्बन से। और sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ होता है? आगे sp2 संकरित कार्बन से। तो ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? एलिलिक। वाइनलिक क्या होते हैं? तो वाइनलिक में देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, हैलोजन परमाणु डायरेक्टली कौन से संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? वाइनलिक। मान लो कि आपके पास दो एग्जाम्पल दे दें कि एलिलिक कौन सा है और वाइनलिक कौन सा है, बताइए। तो आपको स्थिति के आधार पे आपको देखना है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था क्या है तथा उसके बाद में उसकी अवस्था क्या है। तो एलिलिक अगर बात होगी तो हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ होगा? sp3 संकरित से। और sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा होगा? sp2 से। तो वो तो क्या हो जाएगा? एलिलिक। जबकि ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? वाइनलिक। ओके। तो मोनोहैलो यौगिक अपन पढ़ रहे थे। मोनोहैलो यौगिक में ये जो अपने जो टर्म्स हैं कौन सी? एक तो हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तब उनके अलग अलग नाम होते हैं। हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि हैलोजन परमाणु अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? तो आप बोल दोगे हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। आपको ये कह दिया, जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल है, कौन सा? ये देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने, ये एग्जाम्पल आपके सामने। तो अब ये दिया हुआ है, आपको पूछ ली किस प्रकार का हैलाइड है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है? sp3। और sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो? बेंजीन से। तो वो कौन सा हैलाइड कहलाता है? बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। उसी प्रकार से अब जैसे ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री। तो अलग अलग स्थितियों के आधार पे आप थ्योरी पढ़ के और आप आइडिया लगाओगे कि वो किस प्रकार का हैलाइड है। ठीक है। तो अब ये देखिए, आप कल अपने मोनो कंप्लीट कर लिया था। अब मोनो के बाद में जो है अपन पढ़ेंगे डाई हैलो यौगिकों का वर्गीकरण। तो बेटा, जब तक आपने मोनो पढ़ा था उसमें हैलोजन परमाणु की संख्या सब में क्या थी? 1 थी। आपने भी देखी ये चीज़। लेकिन अब जो है आप किस में जा रहे हो? 1 मिनट, देखो सही कर ले थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। अब जो है आप किस में जा रहे हो? डाई हैलो यौगिक। और डाई हैलो यौगिक में आप जब देखोगे तो हैलोजन परमाणु संख्या कितनी होगी? 2। क्योंकि यही तो पढ़ा है आपने भाई, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे मोनो हैलो यौगिक, डाई हैलो यौगिक और पॉली हैलो यौगिक। तो मोनो हैलो यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें हैलोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। डाई हैलो यौगिक कौन से होते हैं? जिनके हैलोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। तो मोनो हैलो यौगिक में जब एक आपने पढ़ा तो हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पे आपने अलग अलग नाम रखा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हैलोजन परमाणु sp3 से, तो आपने देखा हेलो एल्केन, ठीक है, आपने देखा बेंजलिक, आपने देखा एलिलिक, आपने देखा वाइनलिक, आपने देखा हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। तो स्थितियों के आधार पे उनके अलग अलग नाम हो गए। उसी प्रकार से जैसे कि मान लो डाई हैलो यौगिक, तो डाई हैलो यौगिकों के वर्गीकरण में सबसे पहले तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है। अब ये 2 हैलोजन परमाणु जो आपको नज़र आ रहे हैं उनकी स्थिति के आधार पे जो है ना, इनके भी नाम क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कैसे? जैसे कि मैं कहूँ विष्निल या सनंदी डाई हैलाइड। विष्निल या सनंदी डाई हैलाइड कहने का मतलब क्या है? देखो, 2 हैलोजन परमाणु हैं, ठीक है।
अगर दो हैलोजन परमाणु एक ही श्रृंखला में निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं पे स्थित हो तो वो क्या कहलाएगा, विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड। वापस से सुनना, अभी आगे इसके आगे और आगे तो और भी बेटर समझ में आएगा, लेकिन एक बार इसको सुनना। विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड क्या होते हैं, तो ऐसे हैलाइड, ऐसा यौगिक जिसमें दो हैलोजन परमाणु, क्योंकि दो हैलोजन परमाणु होंगे तभी डाई हैलो यौगिक होगा, जिसमें दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती श्रृंखला के निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं पे स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि आगे ये तो हो गया डाई हैलोजन का ए, विशनिल या सनंदी। उसके बाद में अगर इन डाई हैलोजनों का अगर स्थिति चेंज करें तो देखना आप, जैसे ये आपके पास ए तो क्या हो गया था, विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड। अब जो है आपके सामने है बी, तो बी कौन सा है, बी देखिए आप, जेम या जेमिनल डाई हैलाइड, जेम या जेमिनल। तो देखो उसमें दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती दो कार्बन परमाणु पे स्थित थे, तो वो क्या कहलाया, विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड। इसमें देखिए आप, दो हैलोजन परमाणु, इसका मतलब डाई हैलाइड तो हो गया, दो हैलोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन पे उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। तीसरा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, श्रृंखला के अंतिम सिरों पे, जैसे श्रृंखला कितनी बड़ी हो, ये श्रृंखला है आपकी, अंतिम सिरों पे एक हैलोजन यहाँ पे है, एक हैलोजन यहाँ पे है। ठीक है, एक हैलोजन यहाँ पे, एक हैलोजन यहाँ पे, तो कोई भी श्रृंखला हो उसके अंतिम दो सिरों पे अगर हैलोजन परमाणु उपस्थित हों तो वो क्या कहलाता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो उस प्रकार से आपने पहले पढ़ा मोनो हैलो यौगिक और उसके बाद में पढ़ा डाई हैलो यौगिक। तो मोनो में मतलब हैलोजन परमाणु संख्या 1, डाई मतलब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2, लेकिन हैलोजन की स्थिति के आधार पे उनका नाम आपने देखा अलग अलग आ रहा है। जैसे आपने डाई हैलोजन यौगिक स्टार्ट किया तो उसमें आपने क्या देखा, सबसे पहले जेम या वो सनंदी या सनंदी डाई हैलाइड, ये विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड। तो विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड ऐसे डाई हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु निकटतम दो कार्बन परमाणु उपस्थित हों तो वो तो क्या कहलाते हैं, विशनिल या सनंदी। जेम या जेमिनल एक ही कार्बन पे उपस्थित हों, अल्फा ओमेगा श्रेणी के अंतिम दो सिरों पे उपस्थित हो, जैसे एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से स्थितियों के आधार पे, अब जैसे कि मान लो दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो बेटा क्वेश्चन जो है वो आपकी इस प्रकार से आएगा, जैसे कि एक तो एग्जांपल दे दिया इसका, ठीक है, लिख दिया। दूसरा एग्जांपल दे दिया मतलब उसका सनंदी वाला, तो दो एग्जांपल दे के आपसे पूछ ले कि इसमें छांटिए कि जेमिनल या जेम तथा विशनिल या सनंदी डाई हैलाइड कौन से हैं और क्यों। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, यह आपका जो वर्गीकरण है वो तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, वर्गीकरण तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपनाएंगे नामकरण पे। तो नामकरण में जैसा कि आपको अच्छी तरीके से नामकरण क्लास में 11th में मैंने IUPAC नाम में पढ़ाया हुआ है, तो देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा उसको याददाश्त के स्वरूप लर्न करवा देता हूँ वापस। पता है आपको, सबसे पहले एक तो आता है रूढ़ नाम, या फिर मैं दूसरा बोल दूँ सामान्य नाम, एक ही बात है, सामान्य नाम। तो बेटा वो रूढ़ नाम और सामान्य नाम, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एन, आइसो, नियो एक सेकेंडरी, और सेकेंडरी को हिंदी में आप क्या बोलते हो, द्वितीयक। एक होता है टर्सरी, इसको क्या बोलते हो आप, तृतीयक। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है पहले, लेकिन ठीक है काफ़ी एक थोड़ा समय पीरियड बीत गया, तो चलो वापस लर्न करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। एन कब लगाते हैं, आइसो कब लगाते हैं, नियो कब लगाते हैं, सेकेंडरी कब लगाते हैं, टर्सरी कब लगाते हैं, सबको बताया हुआ है। अगर सीधी श्रृंखला हो तो उसके लिए क्या लगाते हो, एन। अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे एक CH3 समूह उपस्थित हो तो क्या लगाते हो, आइसो। सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर दो हों तो क्या लगाते हो, नियो। और अगर ये मुक्त अवस्था में जो बंद, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपके पास एग्जांपल है, कौन सा, ये एग्जांपल है CH3, CH2,
CH2Cl। ओके, तो सबसे पहले जैसे इसका सामान्य नाम आपको लिखना है। क्या नाम लिखना है? सामान्य नाम या रूट नाम, एक ही बात है। तो मैंने आपको बेटा एक चीज़ बताई हुई है, जैसे एन से क्या हो जाता है? इल। जैसे कि मैं कहूँ ये आपका CH4 है, इसको क्या बोलते हो आप? मेथेन। क्या बोलते हो? मेथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो CH3 क्या लग जाएगा? सिंगल बंद, और ये क्या हो जाएगा? मैथिल। आपको बताया हुआ है मेथेन एन, और एन से मैथिल मतलब क्या हो गया? इल। तो जिस प्रकार से मैं कहूँ CH3 CH2, ओके, और या सॉरी CH3 सिंगल बंद CH3, ये क्या है? एथेन। एथेन में से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो क्या हो जाएगा रे? CH3 CH2, ये सिंगल बंद। तो ये तो एथेन, और ये क्या हो जाएगा? एथिल। ये तो होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप बेटो, आपके पास ये है, ये समूह दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रोपिल क्लोराइड एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड, या फिर प्रोपिल क्लोराइड। तो उसी प्रकार से जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। मान लो कि आपके पास ये एग्जाम्पल है, देखना ये एग्जाम्पल आपके पास। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और यहाँ पे अगर मैं Br को एक बार के लिए ऐसे कर लूँ तो ये क्या हो गया? एथिल हो गया ना। 2 कार्बन प्लस ये बंद मुक्त अवस्था में बंद है तो एथेंस। अगर यहाँ पे CH3 होता, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे अगर CH3 होता तो क्या होता? एथेन। एक हाइड्रोजन कम होके क्या जुड़ गया? Br। इसका मतलब एथेन से तो क्या हो गया? एथिल, और आगे क्या है? Br, तो एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम लिखे हैं अपन। तो IUPAC नाम में जैसा कि आपको बताया हुआ है कि अंकन उस साइड से कीजिए जिस साइड से बड़ी चीज़ को कम से कम अंक मिले। तो यहाँ पे तो बड़ी चीज़ क्या है आपको बताई हुई है? वरीयता श्रेणी। सबसे बड़ा कौन होता है? क्रियात्मक समूह। उससे छोटा कौन होता है? आपका बहुबंध। और उससे छोटा कौन होता है? प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे ये प्रतिस्थापी है, कार्बन श्रृंखला ये है। तो अगर मैं 1 नंबर यहाँ दे दूँ, 2 नंबर यहाँ दे दूँ, ठीक है, दे दिया मैंने। तो दे दिया, तो अब बताओ क्या होगा? 1 ब्रोमो या फिर ब्रोमो, एक ही बात है क्योंकि 1 नंबर तो अपने आप में होता है। तो ब्रोमो या 1 ब्रोमो, और क्या बच गया? ये एथेन। 2 कार्बन, 1 ब्रोमो एथेन। उसी प्रकार से जैसे मान लो आपके पास ये है एग्जाम्पल, तो ये क्या है? मैथिल। क्या है? मैथिल। क्या बच गया? क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले IUPAC नाम में क्या लिखते हो आप? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या है यहाँ पे? क्लोरो। और फिर मुख्य किस कार्बन श्रृंखला कौन सी है? ये है। तो क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। ये हो गया IUPAC नाम। उसी प्रकार से आप इसमें आ जाओ, ठीक है। तो इसमें आओगे आप, तो आप देख रहे हो कि जैसे मान लो साधारण नाम लिखना है आपको। तो मैंने बताया ये 2 नंबर का कार्बन, तो 2 नंबर के कार्बन पे एक CH3 समूह है। इसका मतलब क्या लगाओगे? आइसो। आइसो। अब कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4। क्या हो गया? ब्यूटिल। क्या हो गया? ब्यूटिल। अब देखना बेटा वो ध्यान से, यहाँ से देखना आप। अगर मैं क्या करूँ, ये आपका जो Br है इसको मान लो एक बार चुप, एक बार के लिए मैंने साइलेंट कर दिया, ऐसे देख लो आप। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? CH3 लिख दूँ। यहाँ पे क्या लिख दूँ? CH3 की जगह क्या कर दूँ? CH3। ओके कर दिया। तो होगा क्या? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं इस श्रृंखला में से यहाँ CH3 की जगह अगर क्या कर दूँ? CH2, और यहाँ पे क्या लगा दूँ? सिंगल बंद, तो क्या हो गया? ब्यूटिल। आइसो समूह तो यहाँ से पहचान लिया, आइसो ब्यूटिल। अब क्या बच गया रे? Br मतलब ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसका आप IUPAC नाम अगर लिखोगे तो बताओ कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे IUPAC नाम? पहले श्रृंखला को चूज़ कर लो, तो 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी क्या है? प्रतिस्थापी हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले तो क्या? ब्रोमो मतलब B से स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से। देखिए एक ही श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी आ जाएं तो अल्फ़ाबेट काम में लेते हैं। ये B से स्टार्ट होगा और ये किससे स्टार्ट होगा? M से, मैथिल से। तो B पहले आता है तो क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, यही तो आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे और अपने एग्जाम्पल लें तो जैसे कि मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल है, ये है
CH3 CH Br CH2 CH3। ओके, तो सबसे पहले अगर इसका मान लो मैं साधारण नाम लिखूं तो आप ये देखिए बेटा, ये जो बंध है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना डिग्री है। डिग्री का मतलब आप जानते हो, एक कार्बन अन्य कितने कार्बनों के डायरेक्ट में टच में है, ये 2 के। इसका मतलब ये बंध जो है ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, द्वितीयक, द्वितीयक या सेकेंडरी, SEC, द्वितीयक। अब उसके बाद में आप गिन लीजिए क्या है द्वितीयक और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। उसी प्रकार से मान लो कि इसको मैं यहाँ ऐसे कर दूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने Br। तो द्वितीयक और तृतीयक में डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो बेटा पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, यहाँ पे वो 2 डिग्री था एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो 2 डिग्री था, तो आपने क्या लिख दिया, द्वितीयक। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बनों के टच में है, 1 2 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री। तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, टर्सरी या फिर तृतीयक लिख दो, तृतीयक। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, पेंटिल, तृतीयक पेंटिल क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, तृतीयक पेंटिल ब्रोमाइड। समझ गए, आज समझ में आ गई होगी बात। वैसे आपको डिटेल से 11th में लिखाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो एक बार के लिए, वापस लर्निंग अगर करना चाहो पूरी नियमावली जो है वहाँ लिखवाई हुई है आपको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि मान लो नामकरण अपन और लें, कुछ एग्जांपल जैसे मान लो बुक के ले लें, तो बुक जैसे मान लो कि एग्जांपल आपका CH3 CH Cl CH Br और यहाँ पे आपका है CH3। ओके, अब इसका आपको मान लो IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो देखो क्लोरो और ये क्या है, ब्रोमो, क्लोरो और ब्रोमो। तो बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो अब आप आराम से लिख दीजिए। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, प्रतिस्थापियों का। तो ये प्रतिस्थापी है तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो, फिर बाद में 3 क्लोरो, उसके बाद में क्या गिनोगे आप, कार्बनों की संख्या, कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, क्या हो गया, ब्यूट, सब में सिंगल वन तो N की मात्रा लगा दूँ मैं, ब्यूटेन, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार से। तो और जैसे इसका आपने रूट नाम देख लिया, इसका IUPAC नाम देख लिया, आप आराम से कर सकते हो। बताओ 1 नंबर इधर से दूँ या इधर से दूँ, इधर से दूँ, क्यों, क्योंकि अधिकतम प्रतिस्थापी पास में आने चाहिए। तो 1 2 3 और 4, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, ओके, 2 मैथिल और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। इस प्रकार से जो है आप आराम से इनका नामकरण कर सकते हो, किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे बेटा। और मैंने जो बताया था आपको, नोट्स आप रेगुलर उतारना, शुरुआत है तो इसलिए शुरुआती दौर में क्या होगा, हो सकता है कि आप याद करोगे वापस भूल जाओगे, याद करोगे लेकिन धीरे धीरे बेटा ट्यूनिंग वापस आ जाएगी, रूटीन में आप आ जाओगे, धीरे धीरे याद होना लग जाएंगे। लेकिन
रेगुलरिटी एंड रूटीन ज़रूरी है आपका। तो आप जितना आप अभ्यास कर सको, जैसे कि अपन ने पढ़े हैं ना वो एलिलिक, वाइनिलिक, बेंजलिक, जेम या जेमिनल, सनंदी, ठीक है, अल्फ़ा ओमेगा। तो ये सारे आप अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही बेटर इन पे आपकी पकड़ होगी। तो इनकी तैयारी आप रेगुलर रखोगे। और जैसे उसका भी हेलो एल्केन क्या होता है बता दिया, हेलो एरिन क्या होता है बता दिया। उसके बाद में उनका वर्गीकरण अपन ने देख लिया, वर्गीकरण में मोनो डाई पोली देख लिया। उसके बाद में विभिन्न नामों के आधार पे उनको अपन ने देख लिया। उसके बाद में जो है अपन ने साधारणतया नॉर्मली इनका जो नामकरण जो होता है हेलो एल्केन का, वो नामकरण भी अपन ने देख लिया। तो इन चीज़ों का आपको अभ्यास करना है। और जो आपको मैंने पहले जो अभ्यास क्वेश्चन में करवाए हुए हैं ये नाम, उन नामों को एक बार वापस आप अभ्यास कर लेना, पूरी ही आईपीएससी पद्धति का और रूढ़ पद्धति का। भाई कब एन लगाते हैं, कब आईसो लगाते हैं, कब नियो लगाते हैं, ठीक है, कब आप द्वितीयक लगाते हो, कब आप तृतीयक लगाते हो। इनके सारे आपको एग्जाम्पल अच्छे से 11वीं की जो क्लास आपकी नोटबुक है उसमें पूरे करवाए हुए हैं। तो यहाँ एक लेसन में साथ मैंने डाल दिया इसको, तो बेटा इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। नेक्स्ट के लिए जो है कल के लिए अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलोजन में CX बंध की प्रकृति, हैलोजन में CX बंध की प्रकृति। यहाँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, डिटेल से कल बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि बेटा जो वीडियो हैं वो बहुत GB के ज़्यादा बनते हैं, बहुत मेमोरी इसमें कवर करते हैं मोबाइल की, तो इतना ज़्यादा लंबा वीडियो पॉसिबल रह नहीं पाता हमारे लिए, इसलिए थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। उसके लिए हैलोजन में CX बंध की प्रकृति, बेटा वो CX बंध की प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आपके पास ये कार्बन है और ये क्या है हैलोजन। मान लो आगे आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं करवानी है, ठीक है। कभी तो कोई ऐसा यौगिक होगा जो खुद प्लस होगा, कभी कोई ऐसा यौगिक होगा जो क्या होगा माइनस। अब मान लो कि बेटा वो अभिक्रिया आपको करवानी है, अब कब तो आप H का प्रहार करोगे और कब OH का प्रहार करोगे। H का प्रहार करोगे मान लो कार्बन पे करो या हैलोजन पे, OH का प्रहार करोगे, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगी जब प्रहार होगा, आपस में रिएक्शन करेंगे तभी होगा काम, प्रोडक्ट तभी बनेगा। तो आपको ये इनकी जो CX बंध की प्रकृति है ये समझ में आएगी, तभी आने वाला जो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही है उनका आपको अभ्यास होगा। जैसा कि आपको पता है बेटा, आपको बताया हुआ है ना नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही नाभिक से स्नेह रखने वाला, मतलब प्लस से स्नेह रखने वाला, जिसको किसी नोट किया जाता है NU माइनस से। एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, यही होता है ना। एक तो होता है नाभिक स्नेही, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो नाभिक से स्नेह रखने वाला, प्लस से स्नेह रखने वाला कौन क्या होगा माइनस, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला क्या होगा प्लस। तो नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक NU माइनस, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, जिसको किस नोट करते हैं E प्लस से। प्लस से स्नेह रखने वाला माइनस और माइनस से स्नेह रखने वाला प्लस। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखता है प्लस। भाई आपको पता है समान से तो स्नेह कर नहीं सकता, विपरीत से करेगा। इलेक्ट्रॉन से स्नेह माइनस से स्नेह कौन करेगा जब वो खुद क्या होगा प्लस, ठीक है। तो जब इनका अटैक आप इन पे करवाओगे तो किस आधार पे करवाओगे, तो वो चीज़ समझने के लिए यहाँ पे आपको देखना है CX बंध की प्रकृति। और इसमें आपको क्या देखना है बेटा, उसमें आपको ये देखना है जैसे कि मान लो आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, और आपका ये क्या है हैलोजन है। दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। आपको पता है विद्युत ऋणता आवर्त में 22 से 93 बढ़ती है, ठीक है। तो हैलोजन जो है आपको पता है वर्ग नंबर 17 का होता है, इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है अधिक, इसकी क्या होती है कम। दोनों के बीच में जो बंध होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। तो विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का पावर वो होता है, जिसका पावर अधिक होगा वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अब इन दोनों में मैंने किसका बताया हैलोजन का, इसका मतलब जब ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा
ठीक है, आंशिक रूप से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट किस साइड होगा, हैलोजन के साइड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हैलोजन की ओर विस्थापित होंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, प्लस। ये जो डेल्टा का निशान है कि वो है आंशिक, मतलब इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण यह हैलोजन क्या करता है, सहसंयोज बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, क्षमता रखता है। तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन जब खींचने की कोशिश करता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। इसका मतलब इस एक्स पे कौन सा आ जाएगा, माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। ओके, अगर आप ये प्रकृति समझ गए, इसका मतलब अब बताओ, अगर मान लो आपको H प्लस का अटैक करवाना है तो प्लस का अटैक किस पे होगा, माइनस पे। और अगर मान लो आपको OH माइनस का अटैक करवाना है तो वो किस पे अटैक होगा, प्लस पे। अब सोचो, अगर आपको ये पता नहीं होता कि इस पे प्लस है या इस पे माइनस है, या इस पे माइनस है या इस पे प्लस है, अगर आपको ये आइडिया नहीं होता, सी एक्स बंध की प्रकृति आप नहीं समझते, तो ये होने वाली अभिक्रिया क्या संपन्न करवा सकते थे आप, नहीं करवा सकते। अब अगर आपको आइडिया है तो और आपको धनावेश का अटैक करवाना है तो आपको पता है भाई किस पे कौन सा चार्ज है, प्लस है मतलब वो माइनस पे अटैक करेगा, अगर माइनस है मतलब वो प्लस पे अटैक करेगा। और ये चीज़ आपको आ गई तो आगे जो है अपन विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें ये अभिक्रियाएं संपन्न होगी, आपको अटैक करवाना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो ये आती है हैलोजन के सी एक्स बंध की प्रकृति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बेटा ये जो नामकरण वाली जो बात है, नामकरण जो है आप एक बार अच्छे से, आपको कम से कम भी 100-150 एग्जाम्पल करवाए हुए हैं कॉपी में, तो वो एग्जाम्पल जो है आप वापस से एक बार सोल्व करोगे ताकि IUPAC और रूट नाम आपके वापस दिमाग में रिवाइज हो जाए। तो ये तो आपका कोई 12th का कोई विशेष मैटर नहीं, ये तो आपका 11th का ही मैटर है। 12th का जो मैटर है वो एक तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का वर्गीकरण, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया वापस हैलोजन में सी एक्स बंध की प्रकृति। तो इससे आगे बेटा अब जो है यहाँ तक के मैं जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कॉपी में उतार ही लोगे आप और उनको आप अच्छे से पढ़ो। उसमें पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मैंने समझा दिया, उस थ्योरी को पढ़ने के बाद में आपके और भी बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा।